नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आता हूँ वो द इंडियन एक्सप्रेस से लेके आता हूँ। और इंडियन एक्सप्रेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस किस पेज पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अभी आने वाले आपके जो अपकमिंग पेपर है उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके जो पेपर्स आने वाले हैं, आप सभी को पता चल गया होगा कि रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी, एक एनटीपीसी का निकला था और एक ग्रुप डी का है और एक मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, और इसके साथ साथ एसएससी के भी शायद जो है 2020 का जो प्री है वो भी शायद उसकी डेट निकल आए। और जो बच्चे सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या टेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने पेज नंबर 1 पे। और पेज नंबर 1 पे यहाँ पे दो खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो खबर है आपकी जो इस समय चल रहा है चोसल सेक्टर के पास में, ठीक है, 45 सालों में सबसे पहली बार जो है मतलब शॉट फायर हुए हैं, इसकी ये खबर है। और दूसरी खबर है ये स्पुतनिक वी की, ठीक है, स्पुतनिक 5 की। तो चलिए सबसे पहले से चलते हैं जो ये खबर है हमारी। ठीक है, तो 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, शॉट्स फायर हुए हैं और गन के जो शॉट्स होते हैं वो बेसिकली फायर हुए हैं दोनों की तरफ से, इंडियन ट्रूप्स की तरफ से भी और चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से भी। अब मैं एक वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्रूप्स। तो ये आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है कि ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल। ट्रूप्स का मतलब होता है क्या? सैन्य दल होता है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। यहां पे हुआ क्या है कि 1975 के बाद, मतलब 1975 के बाद यहां पे 45 सालों के बाद यहां पे जो शॉट्स हैं, ठीक है, गन के जो शॉट्स हैं वो फायर हुए हैं। अच्छा, यहां पे मैं क्यों बोल रहा हूं 1975 के बाद? क्योंकि 1975 में यहां पे अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, जो आपकी असम राइफल्स हैं, ठीक है, असम राइफल्स वहां पे तैनात थी, उन पे घात लगा करके वार किया गया था चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा, मतलब चाइनीज सैन्य दल की तरह। इसके बाद 1975 के बाद आज 8 जो चल रहा है आपका सितंबर 2020, इसमें भी यहां पे क्या हुआ है, फिर से वापस से लड़ाई छिड़ गई है और कहीं ना कहीं यहां पे हाथापाई से आगे बढ़ करके मतलब गोलियों तक बात पहुंच गई है। ठीक है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि यहां पे मुद्दा क्या है, मुद्दा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जैसे ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये एलओसी है, ये क्या है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये क्या है, एलएसी है। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लैक पेन से बना देता हूं, ये क्या है, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मुद्दा इसमें यहां पे छुपा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यहां पे मैं नीले पेन से बना देता हूं, यहां पे इसके यहां पे है आपकी पैंगोंग लेक। इस तरह से इस एरिया में क्या है, ये आपकी पैंगोंग लेक है, पैंगोंग, ये इस तरह से भी बोलते पैंगोंग सो, ठीक है, पैंगोंग सो या फिर पैंगोंग लेक बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पैंगोंग लेक है और यहाँ पे है चुशुल सेक्टर, यहाँ पे है चुशुल सेक्टर, और चुशुल सेक्टर में ही ज्यादातर क्या इस समय चल रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। पहले क्या था, पहले जो चाइनीज ट्रूप्स होते थे वो ये पैंगोंग लेक के इस साइड ही रहते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, पैंगोंग लेक के इस साइड आ गए, मतलब अपनी सीमा में आ गए हैं। और वो नियर अबाउट आपको पता है कि 1-1.5 या 2 महीने से वो हमारी ही सीमा में बंकर बना के या टैंक वो क्या कहते हैं कैंपिंग करके रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, चुशुल सेक्टर के पास में 2-3 प्लेसेस हैं यहाँ पे इस जगह, और रेझांगला, जैसे यहाँ पे ये प्लेस का नाम क्या है, रेझांगला, ठीक है, रेझांगला जो पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे यहाँ पे क्या कर दिए, जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो क्या हो गए हैं, वहां पे तैनात हो चुके हैं। ये रेझांगला है और यहाँ पे मुखपारा है और रेचिनला, ठीक है, यहाँ पे मुखपाला और रेचिनला, यहाँ पे तीनों पहाड़ियों में रेचिनला, ठीक है, ये तीनों पहाड़ियों में क्या हो गए, चाइनीज ट्रूप जो है वो बेसिकली तैनात हो चुके हैं, पहाड़ियों की जो टॉप पॉइंट है उस पे तैनात हो चुके हैं। ठीक है, तो वहां से नजर बनाए हुए हैं कि अगर कुछ भी होता है तो वहां पे वो स्थिति संभाल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं कि 1975 में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में और असम राइफल्स के ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद आज 45 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की तरफ से भी हरिंदर सिंह ये ने कमान संभाली थी और वहां से लियो लिन, जो चाइनीज की तरफ से लियो लिन जी ने कमान संभाली थी, ठीक है। और मैंने आपको हायरार्की भी बताई, अगर आप रोज की डेली करंट अफेयर देखते थे तो मैंने आपको हायरार्की भी बताई थी कि सबसे टॉप पोजीशन पे कौन होता है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की जो सबसे टॉप पोजीशन होती है, इंडियन आर्मी की सबसे टॉप पोजीशन पे कौन होता है भाई, सबसे टॉप पोजीशन जो सबसे मतलब प्राथमिक पोस्ट मिलती है वो होती है फील्ड मार्शल की, ठीक है, फील्ड मार्शल की मिलती है। और मैंने आपको इसकी हायरार्की भी बताई थी क्या होता है। इसके बाद होते हैं जनरल आते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं जनरल आते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अपने इंडियन चीफ कौन है, मतलब इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, तो जनरल MM नरावने। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ कौन है, इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ पूछ सकते हैं कौन है, तो आप लोग लिख दोगे जनरल MM नरावने, MM नरावने, ठीक है, ये आपसे आ सकता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं, ये स्पुतनिक 5 की जो एक वैक्सीन है उस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या बोला गया है। देखिए जो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है ना, वो बेसिकली उसके बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुए हैं, ना तो वर्ल्ड वाइड टेस्ट हुए हैं, ना ही इंडिया में बहुत ज्यादा उसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पुतनिक जो V नहीं है, स्पुतनिक 5 बोलते हैं उसे, ठीक है, स्पुतनिक ये 5th होता है। स्पुतनिक 5 जो है वो कहाँ की बनी हुई है, रशिया की है, ठीक है, रशिया की वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है। और बेसिकली क्या है, इसको जो है नीति आयोग ने इजाजत दे दी है, नीति आयोग ने इजाजत दे दी है। तो नीति आयोग के एक मेंबर हैं, ठीक है, एक मेंबर है, उनका नाम क्या है, VK पॉल। तो VK पॉल जी ने इजाजत दे दी है कि ये ठीक है, इसका फेज 3 जो ट्रायल होगा, इसका फेज 3 ट्रायल होगा वो इंडिया में जल्द ही किया जाएगा। और नियर अबाउट 2 कंपनीज सैंक्शन कर दी गई हैं कि इसका जब फेज 3 का जो ट्रायल पूरा हो जाता है उसके बाद इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अभी हाल ही में एक और वैक्सीन रेस में है, कौन सी है, भारत की नहीं, भारत की नहीं, मैं बात करता हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस अस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिल करके क्या किया है, एक वैक्सीन बनाई है। उस वैक्सीन का नाम क्या है, उस वैक्सीन का नाम है CHADOX1, ठीक है, CHADOX1 कोविड-19, ये लिख सकते हैं कोविड-19, ये पूरी वैक्सीन का नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस वैक्सीन को किसने बनाया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस अस्ट्राजेनिका। अब अस्ट्राजेनिका क्या है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बेसिकली यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दोनों ने मिलकर बनाया है। अब जब ये वैक्सीन अपना फेज 3 का ट्रायल अभी कंप्लीट करने वाली है जस्ट, तो जैसे ही कंप्लीट कर लेती है उसके बाद इस वैक्सीन को बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ये पुणे बेस्ड कंपनी है भारत की, ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। अगर आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम नहीं मालूम है तो जान लीजिए ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैक्सीन बनाती है, ठीक है, जो उसकी यूनिट्स होती हैं उसको प्रोड्यूस करने का ये काम करती है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि जो स्पुतनिक V वैक्सीन थी उसको किसने बनाया था, तो गेमोलिया रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्पुतनिक 5 के बारे में बताता हूं कि उसको जो मतलब रशिया की कौन सी इंस्टीट्यूट ने अभी बनाया है, तो गेमोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ये आपसे पूछ सकते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये रशिया की इंस्टीट्यूट है जिसने स्पुतनिक 5 को बेसिकली बनाया है, ठीक है। चलिए
पेज नंबर 4 पे चलते हैं और पेज नंबर 4 पे ये जो आपकी हाईकोर्ट की न्यूज है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब हाईकोर्ट ने क्या कर दिया भैया, हाईकोर्ट ने कुछ नहीं किया है और ना ही दिल्ली सरकार ने किया है। हाईकोर्ट ने क्या सलाह मान ली है आरटीपीसीआर को फ्री फॉल कराने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है कि दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, उसने क्या किया था, हाईकोर्ट में याचिका मतलब बोल दिया था कि जो भी लोग बिना डॉक्टर की सलाह के अपना टेस्ट कराना चाहते हैं कोविड-19 का वो करा सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी कि आप फ्री फॉल नहीं करा सकते, आपको डॉक्टर की जो है वो परमिशन नीड है, ठीक है। जो सरकार की जो परमिशन है वो जरूरी होगी। तो यहां पे हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है दिल्ली गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी पर्सन बिना डॉक्टर की सलाह के अपना आरटीपीसीआर जो टेस्ट है कोविड-19 के लिए, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो कराना चाहे तो करा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आरटीपीसीआर को रोक क्यों लगी थी? देखिएगा, एक अपने यहां इंडिया में जो टेस्टिंग होती है वो होती है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है। दिल्ली सरकार ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके एक रैपिड एंटीजन टेस्ट स्टार्ट किया था। रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। ब्लड में दो चीजें पाई जाती है, एक एंटीबॉडी पाई जाती है, एक एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। तो एक कदम आगे बढ़ करके रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, ठीक है। अब बेसिकली मैं बताता हूं, एंटीबॉडी टेस्ट की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी जो रिजल्ट होता है ना वो 1 घंटे के अंदर आ जाता है और इसका भी टेस्ट 1 घंटे के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है फिर, इससे बढ़कर ये क्यों स्टार्ट किया? देखिए, इसमें क्या है ना कि इससे थोड़े बेहतर रिजल्ट आते हैं, इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़े बेहतर आते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे इस टेस्ट को ज्यादा प्रेफर किया। आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या होता है, एक तो टाइम ज्यादा लगता है, ऊपर से मनी भी ज्यादा लगता है, ठीक है। और इसकी जो टेस्टिंग किट होती है वो भारत में बहुत शॉर्टेस्ट थी, इसलिए इसके ऊपर रोक लगाई थी। लेकिन ये एक्यूरेट बहुत ज्यादा है, ये नियर अबाउट 70% तक एक्यूरेट है। अगर इसकी बात करें तो ये नियर अबाउट 55 से 60% तक एक्यूरेट है और ये नियर अबाउट 50% ही एक्यूरेट है और ये 70% एक्यूरेट है। जो मोस्टली असिम्प्टोमेटिक केस होते हैं वो आरटीपीसीआर से ही क्या कहते हैं देखे जाते हैं। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमरेस और आरटीपीसीआर चैन रिएक्शन, ठीक है, चैन रिएक्शन। तो ये टेस्ट होता है बेसिकली आरटीपीसीआर का और इसमें डायग्नोसिस प्रोसेस के द्वारा इसमें टेस्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है और इसमें नियर अबाउट आपको 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं, 5 से 6 आवर्स तक लग ही जाते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में, ठीक है। और टेस्टिंग किट की भी कमी थी। तो अभी हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि आप फ्री फॉल, मतलब कोई भी पर्सन है दिल्ली के अंदर स्पेशली, ठीक है, और कोई भी फ्री फॉल करा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे आज सितंबर है और सितंबर की 10 तारीख है। तो सितंबर के अभी तक मैंने आपको कोई भी डेज नहीं कराए हैं, तो सितंबर के आज मैं डेज ही करा देता हूं, ठीक है। तो सितंबर के डेज नोट कर लीजिए आप लोग, सितंबर के बेसिकली डेज नोट कर लीजिए। तो अगर मैं बात करता हूं 1 से लेकर के 7 सितंबर तक, ये एक हफ्ता है, ठीक है। और इस हफ्ते क्या मनाया जाता है, इस हफ्ते मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, ठीक है। ये वीक वाला वीक नहीं है, वीक सप्ताह वाला वीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर के 7 सितंबर तक मनाया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को आप सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षण दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे बोलते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 5 सितंबर और
1888 को जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 17 अप्रैल 1975 को। 17 अप्रैल 1975 को डेथ हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही प्रथम शिक्षक माना जाता है और इसी के लिए आजाद भारत का, ठीक है। और इसीलिए इनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से एक और चीज रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? कि वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो थे ही, ये सभी को पता होगा। जो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार रिसीव किया था ना, जो फर्स्ट नोबेल, ठीक है, भारत रत्न, सॉरी, पहला भारत रत्न, आजाद भारत रत्न जो रिसीव किया था वो 3 पर्सन ने किया था। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, दूसरा किया था सीवी रमन ने किया था, और तीसरा किया था सी राजगोपालाचारी ठीक है। तो पहला भारत रत्न किसने रिसीव किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों को एक ही वर्ष मिला था, 1954 में। 1954 में कब मिला था? 1954 में मिला था, तीनों को एक ही वर्ष में मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 5 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा दिवस क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड चैरिटी डे। कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड चैरिटी डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 5 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और वर्ल्ड चैरिटी डे, विश्व दान दिवस, ठीक है। इसके ऊपर लिख देता हूं मैं 7 सितंबर को, ठीक है, सॉरी 8 सितंबर का दिन मैं कर देता हूं। 8 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आज के दिन 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइए आप लोग? 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? विश्व में आत्महत्या के खिलाफ दिवस, ठीक है। आत्महत्या को रोकथाम के लिए दिवस, रोकथाम तो नहीं बोलेंगे, विश्व में आत्महत्या की रोक के लिए दिवस, ठीक है, जैसा भी आप हिंदी में बना पाए, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। यहां पे ईडी ने अरेस्ट किया है, एक न्यूज है दीपक कोचर को, ठीक है। तो अब ये दीपक कोचर वाली न्यूज है, ईडी का अरेस्ट है, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। यहां पे आपसे क्या पूछा जा सकता है? बैंकिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है और बैंकिंग के बारे में यहां पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली न्यूज आप लोग देख लीजिएगा, ये इस समय आपके न्यूज आ रही होगी, ठीक है। चलिए, ईडी ने अरेस्ट किया है दीपक कोचर को। अब ये दीपक कोचर कौन है? देखिए, यहां पे आईसीआईसीआई बैंक, आपने इस बैंक का नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई, ये बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उनका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। ये 2017 का केस है, 2017 से पहले भी बात कर रहे हैं। तो इस समय इसकी एमडी और सीईओ कौन थी? एमडी एंड सीईओ कौन थी? वो थी चंदा कोचर थी, चंदा कोचर थी, ठीक है। चंदा कोचर के एक हस्बैंड है दीपक कोचर, दीपक एक ही हस्बैंड है, ठीक है। देखिए यहां पे बात क्या है, 2017 में ये एमडी और सीईओ थी, चंदा कोचर थी आईसीआईसीआई बैंक की, ठीक है। उस समय चंदा कोचर ने एक कंपनी थी वीडियोकॉन, और उसको नियर अबाउट 1730 करोड़ का इन्होंने लोन सैंक्शन किया, ठीक है। इन्होंने वीडियोकॉन कंपनी का, वीडियोकॉन एंड वीडियोकॉन ग्रुप को 1730 करोड़ का इन्होंने क्या किया? लोन सैंक्शन किया। और बाद में ये पाया गया कि उसमें से जो ज्यादातर लोन है ना,
वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू एक अलग अलग छोटी छोटी जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर जो फेक कंपनीज हैं उनको भेजा गया। अच्छा चलो ठीक है, भेजा गया तो इसमें वीडियोकॉन पकड़ना चाहिए था, वीडियोकॉन को पकड़ा जाना चाहिए था, तो वीडियोकॉन पकड़ा गया। जब वीडियोकॉन पकड़ा गया तो वीडियोकॉन के थ्रू यहां से पता चला कि वीडियोकॉन ने कुछ पैसा दीपक कोचर को भी बेसिकली दिया है। ठीक है, बेसिकली दीपक कोचर को भी यहां पे दिया है। तो यहां पे लिंक ये कुछ मिला कि चंदा कोचर ने इस बिहाफ पे यहां पे वीडियोकॉन ग्रुप को दिया कि वीडियोकॉन ग्रुप को ज्यादा पैसा मांगेगी और वो चंदा कोचर उसको सैंक्शन कर देंगे, लोन सैंक्शन कर देंगी, और उसके बाद वीडियोकॉन यहां से कुछ पैसा जो है वो सीधे चंदा कोचर के पास ना पहुंच करके दीपक कोचर की कंपनी में लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब दीपक कोचर के पास पैसा आ जाएगा, और दीपक कोचर के पास पहुंचना मतलब सीधे सीधे चंदा कोचर के पास वापस रिटर्न पहुंच जाना। ठीक है, तो बहुत बड़ी संपत्ति इनके पास पहुंचने वाली थी। ठीक है, तो वीडियोकॉन ने क्या किया, एनयू पावर लिमिटेड, एनयू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी इसको पैसा दिया। और एनयू पावर प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी थी, दीपक कोचर की कंपनी थी। दीपक कोचर ने पैसा लिया और वापस जो है अपनी बीवी के हाथ में थमा दिया गया, मतलब इस तरह का कुछ केस था। ठीक है, तो यहां पे ये केस इसीलिए ज्यादा फेमस है, आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो पूर्व एमडी और सीईओ कौन थी, चंदा कोचर थी, और उसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे आगे जो न्यूज है हमारी एक, इस पे चलते हैं। ठीक है, तो वही अभी ईडी ने शिकंजा कसा है इनके ऊपर और काफी ज्यादा खुलासे हुए, और चंदा कोचर की जितनी भी संपत्ति थी उसको क्या कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। ठीक है, यहां पे है एक वैक्सीन डेवलप करी गई है सिनोवैक बायोटेक कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे ये न्यूज किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपकी चाइना से रिलेटेड। ठीक है, तो चाइना में एक थर्ड, देखिए अभी तक चाइना में 2 वैक्सीन डेवलप करी जा चुकी हैं, एक तीसरी नंबर की वैक्सीन, थर्ड नंबर की वैक्सीन डेवलप कर ली गई है, और उस कंपनी का, जिस कंपनी ने बेसिकली बनाई है उसका नाम है सिनोवैक बायोटेक। ठीक है, तो सिनोवैक बायोटेक इस कंपनी ने जो है बेसिकली क्या कर दिया है, चाइना में तीसरे नंबर की जो है मतलब थर्ड कंपनी बन गई है जिसने अलग से वैक्सीन डेवलप करी है, और इस कंपनी ने अपने जो है वो ह्यूमन में इंजेक्ट करना शुरू भी कर दिया, मतलब सारे ट्रायल्स पास कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो चाइनीज अथॉरिटी है उनके द्वारा परमिशन भी मिल गई है, और यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, जो अभी अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी के लोगों को ये क्या कर रहे हैं, इम्यून कर रहे हैं, उसके बाद ये फिर मार्केट के लिए भी खोल देंगे, उसके बाद ये मार्केट के लिए भी खोल देंगे। ठीक है, इससे पहले एक न्यूज आई थी कि एक वैक्सीन है जो वैक्सीन डेवलप करी है कैंसिनो ने डेवलप करी थी। ठीक है, कैंसिनो बायोटेक। इससे पहले जो सेकंड नंबर की वैक्सीन थी, अभी फर्स्ट नंबर की वैक्सीन का कोई अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन सेकंड नंबर की वैक्सीन है कैंसिनो बायोटेक ने करी है, प्लस एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस, इन दोनों ने मिलकर करी है, एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक सेकंड नंबर की जो चाइनीज अथॉरिटी से पास करवाई थी जो कोरोना वायरस वैक्सीन थी उसको पास कराई थी, और नियर अबाउट 22 जुलाई से वो आम लोगों के लिए खोल दी गई है कि आम लोग जो है अपने आप को इम्यून करना चाहते हैं तो उस वैक्सीन को बेसिकली क्या कर सकते हैं, परचेज करके और लगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी न्यूज़ थी जो आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट थी, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और अपने लोगों में शेयर जरूर करना। ठीक है, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।